हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं मनी एंड बैंकिंग चैप्टर की। तो आज हम मनी एंड बैंकिंग चैप्टर में देखेंगे कि क्या होता है मनी एंड फंक्शन, सप्लाई ऑफ मनी, जिसको हम लोग करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, एंड नेट डिमांड डिपॉजिट, दोनों एक ही बात है। मनी क्रिएशन, तो हम लोग इन टॉपिक्स को देखेंगे। हम लोग देखेंगे मनी क्या है, उसके फंक्शंस क्या होते हैं, और सप्लाई ऑफ मनी क्या है, और मनी क्रिएशन। तो हम लोग इन टॉपिक्स को लेने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो स्टूडेंट्स, मनी क्या होता है? मनी, ये जो शब्द है मनी, द वर्ड मनी, ये कहां से आया? अब कहां से आया? तो सबसे पहले जो हुआ करता था वो हुआ करता था बार्टर सिस्टम। क्या हुआ करता था? बार्टर सिस्टम। बार्टर सिस्टम क्या था? बार्टर सिस्टम वो सिस्टम था जिसमें एक्सचेंज किया जाता था गुड्स को, गुड्स एंड सर्विसेज को उनके ही बदले में। यानी कि किसी के पास अगर गेहूं ज्यादा है तो वो दूसरे को गेहूं दे देगा, और किसी के पास चावल ज्यादा है तो वो चावल दे देगा और उसके बदले में कुछ और ले लेगा। गुड्स एंड सर्विसेज। तो स्टूडेंट्स, बार्टर सिस्टम का मतलब था गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में गुड्स एंड सर्विसेज का एक्सचेंज करना। लेकिन इसमें बहुत सारी प्रॉब्लम्स जनरेट हो रही थी। तो उन प्रॉब्लम्स की पहले हम लोग बात कर लेते हैं ताकि हमको मनी का कॉन्सेप्ट बहुत ही बेटर तरीके से समझ आए। तो पहला जो प्रॉब्लम था वो था लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस। तो लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस का प्रॉब्लम था। यानी कि देखिए, अगर मुझे सपोज दैट मुझे गेहूं चाहिए, तो किसी और अदर पर्सन, मुझे गेहूं चाहिए और मेरे पास चावल ज्यादा है, तो मुझे उस पर्सन को चावल देना पड़ेगा। और उसको चावल चाहिए भी, ऐसा जरूरी, ऐसा कभी हो सकता है कि दोनों की जो नीड्स हैं आपस में एक दूसरे के साथ मैच करे। तो ये एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम था कि भाई हाँ, लैक ऑफ डबल कोइंसिडेंस, यानी कि जो मुझे चाहिए वो दूसरे के पास हो और जो दूसरे को चाहिए वो मेरे पास प्रेजेंट हो। ये होना थोड़ा सा मुश्किल था। इसके लिए भी हमको पैसे की जरूरत पड़ी। अब दूसरा जो प्रॉब्लम था वो था स्टोरेज का प्रॉब्लम। स्टोर, डिफिकल्टी इन स्टोर, स्टोर करने में प्रॉब्लम था। भाई हम लोग गुड्स को कब तक स्टोर कर लेंगे? या कुछ कुछ गुड्स तो ऐसे होते हैं जिनको हम स्टोर भी नहीं कर सकते, जैसे कि टमाटर। टमाटर को स्टोर करोगे तो भाई नेक्स्ट टाइम क्या मिलेगा आपको? नेक्स्ट टाइम सॉस मिलेगा, फिर जाके सॉस कलेक्ट करिएगा। तो डिफिकल्ट टू स्टोर, भाई गुड्स को स्टोर करना थोड़ा सा मुश्किल था। अब नेक्स्ट जो आपका एक और प्रॉब्लम था ट्रांसफर करने का। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, भाई ट्रांसफर ऑफ वैल्यू नहीं निकल के आ रही थी। तो भाई ट्रांसफर करने में भी बड़ी दिक्कत होती थी गुड्स को, है ना? तो ये भी एक अनदर प्रॉब्लम था। और एक और प्रॉब्लम जो एक और जो मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है वो है डिफर्ड पेमेंट स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। यानी कि डिफर्ड पेमेंट का मतलब होता है भविष्य में करने वाली पेमेंट्स। तो भविष्य की पेमेंट्स को आप गुड्स के द्वारा या सर्विसेज के द्वारा कैसे कर सकते हो? तो ये सारी प्रॉब्लम्स जो जनरेट हो रही थी वो हो रही थी बार्टर सिस्टम की वजह से। तो हमको जरूरत पड़ी किस चीज की? हमको जरूरत पड़ी मनी की। इसलिए मनी आया। और मनी को क्या कहते हैं? इसलिए क्या कहते हैं? मनी इज एनीथिंग, मनी कुछ भी हो सकता है, क्योंकि हम लोग पहले बार्टर सिस्टम का ही इस्तेमाल करते थे। तो किसी भी चीज को हम किसी भी चीज के बदले में हम लोग यूज कर लेते थे। तो दैट्स वाई मनी क्या है? मनी है कुछ भी, एनीथिंग, एनीथिंग इज मनी है। तो कुछ भी है पैसा, पर क्या होना चाहिए? जनरली उसको एक्सेप्ट करे एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। यानी कि सारे के सारे लोग उसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एक्सेप्ट करेंगे तो हम उसको मनी बोल सकते हैं। या फिर उसको एक वैल्यू मिल सके, एक मूल्य, एक कीमत, एक एक नंबर आपके पास होना चाहिए। तो वो है जिसको हम लोग कुछ वैल्यू पे मेजर कर सके। स्टोर ऑफ वैल्यू, जिसको हम लोग स्टोर कर सके। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, जिसको हम ट्रांसफर कर सके। और जिसके पास अप्रूवल हो गवर्नमेंट का, तो उसको बोलते हैं मनी। क्या बोलते हैं? मनी। तो मनी क्या है? मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, एंड हैज गवर्नमेंट अप्रूवल। अब बात करते हैं स्टूडेंट्स फंक्शंस ऑफ मनी की। बात करते हैं फंक्शंस ऑफ मनी की। तो फंक्शंस ऑफ मनी क्या होता है, इसको देख लेते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोग देख सकते हैं फंक्शंस ऑफ मनी में
दो तरह के फंक्शंस होते हैं, एक है प्राइमरी फंक्शन और अनदर वन इज सेकेंडरी फंक्शन। प्राइमरी फंक्शन और सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शंस क्या है? एक फंक्शन और होता है कंटिंजेंट फंक्शन, तो उसको हम लोग नहीं पढ़ने वाले हैं क्योंकि वो बेसिकली इंपॉर्टेंट नहीं है एज अ कोर्स पॉइंट ऑफ व्यू, लेकिन है भी नहीं कोर्स में। फंक्शन ऑफ मनी, तो पहला है प्राइमरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शंस में क्या आते हैं? सबसे पहला आता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज। मीडियम ऑफ एक्सचेंज, तो मनी को क्या बोलते हैं? मीडियम ऑफ एक्सचेंज। क्योंकि देखिए बार्टर सिस्टम के अंदर क्या हुआ था, बार्टर सिस्टम के अंदर हुआ ये था कि कुछ लोग, हो सकता है कुछ लोग क्या कहेंगे, भाई हम इसको नहीं मान रहे, इसको हम पैसा नहीं मारने, हमको नहीं चाहिए ये सामान। तो वहां पर काफी लोग एक्सेप्ट नहीं करेंगे सामान को एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज। बट पैसे में डिफिकल्टी सॉल्व कर दी और पैसे को हर कोई मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानने लग गया, हर किसी ने एक्सेप्ट किया और सारे लोग इसको एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज मानने लग गए। तो इसीलिए मीडियम ऑफ एक्सचेंज इज द फर्स्ट पॉइंट, फर्स्ट फंक्शन कि भाई पैसे को माना जाए मीडियम ऑफ एक्सचेंज। तो दिस इज द प्राइमरी फंक्शन। नेक्स्ट इज मेजर ऑफ वैल्यू। मेजर ऑफ वैल्यू, देखिए स्टूडेंट्स, जब बार्टर सिस्टम था तो बार्टर सिस्टम के अंदर भाई किसी भी चीज की वैल्यू निकालना बहुत ही मुश्किल था। जैसे सपोज दैट मैंने आपको एक एप्पल दिया और उसके बदले में आपने मुझे एक ब्रेड दिया, तो भाई अब मैं कैसे मान लूं कि भाई एक एप्पल एक ब्रेड के बराबर है, एक एप्पल एक ब्रेड के बराबर है, ऐसा मैं कैसे मान लूं? भाई ये मानना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। एक एप्पल एक ब्रेड के बराबर, ऐसा मैं नहीं मान रहा। और ऐसा हो भी सकता है कि आप भी ना मानो, आप बोलो भैया हमको एक ब्रेड के बदले में आप 4 एप्पल दीजिए, मैं इस चीज को एक्सेप्ट ना करूं। तो इसीलिए ये वैल्यू कैलकुलेशन के लिए बहुत ही डिफिकल्ट था बार्टर सिस्टम। तो इस वाली प्रॉब्लम को भी हमारे मनी ने सॉल्व किया। मनी ने क्या किया? सॉल्व किया इस प्रॉब्लम को। तो इस तरह की, यानी कि आप मनी को कैलकुलेट कर सकते हो एज अ मेजर ऑफ वैल्यू। ठीक है, तो ये थे इसके प्राइमरी फंक्शन। यानी कि प्राइमरी फंक्शन में पहला है मीडियम ऑफ एक्सचेंज और दूसरा है मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शंस कौन से होते हैं? सेकेंडरी फंक्शन में सबसे पहला जो आ जाएगा भाई, इसने एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व किया कि भाई भविष्य में जो हम फ्यूचर की पेमेंट्स करेंगे वो कैसे करेंगे। तो वो पैसे के द्वारा ही संभव हो पाया। स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट। डिफर्ड पेमेंट, जैसे सपोज दैट मैं आपसे कहूं, अगर बार्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग चले तो मैं आपसे कहूं कि सपोज दैट मैं आपको एक बैग चावल का दे देता हूं और वही बैग मेरे को सेम टू सेम चावल का वापस चाहिए। तो वो आप कहाँ से लाएंगे और मिलेगा भी या नहीं मिलेगा फर्दर बाद में, तो ये थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, है ना। या फिर हो सकता है भविष्य में उसकी पैदावार कम हो जाए तो कॉस्ट ज्यादा निकल के आएगा। तो ये थोड़ा सा मुश्किल था। इस प्रॉब्लम को बहुत अच्छी से सॉल्व किया स्टैंडर्ड और डिफर्ड पेमेंट को, किसने? मनी ने। भाई उसके लिए एक स्टैंडर्ड्स क्रिएट कर दिया। ओके फाइन। नेक्स्ट में आते हैं, अगले पॉइंट में है आपका स्टोर ऑफ वैल्यू। स्टोर ऑफ वैल्यू, मनी ने क्या कर दिया भाई? स्टोर करने की फैसिलिटी, आप पैसे को स्टोर कर सकते हो। जैसे सपोज दैट मैंने आपसे पहले भी कहा, अगर आप एक टमाटर को स्टोर करो तो कैसे करोगे? बड़ा मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, है ना। तो इसीलिए आपने क्या किया? आपने मनी को स्टोर किया, तो पैसे को स्टोर कर लिया, तो उससे पैसे ने स्टोरेज का प्रॉब्लम भी सॉल्व कर दिया। नेक्स्ट, तो ये इसका सेकेंडरी फंक्शन है। अगला फंक्शन भाई ट्रांसफर कर सकते हैं। ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, यानी कि ट्रांसफर करने की भी आपको फैसिलिटी प्रोवाइड हो जाती है पैसे के अंदर। ट्रांसफर भी आप इजीली कर सकते हो। तो ये तो थे इसके प्राइमरी एंड सेकेंडरी फंक्शन। तो प्राइमरी फंक्शन क्या थे? मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू। सेकेंडरी फंक्शन क्या थे? स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। नेक्स्ट आपके एक और आते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट नहीं है पर मैं इसको बता देता हूं आपको। तो सेकंड जो आपका आता है वो आता है आपका कंटिंजेंसी फंक्शन। कंटिंजेंट फंक्शन, कंटिंजेंट फंक्शन भाई जो प्राइमरी और सेकेंडरी के बियॉन्ड भी कुछ ऐसे
ऐसे काम होते हैं जो पैसा करके देता है, तो वो क्या है? वो क्या है? वो बहुत इजी है, हम लोग कह सकते हैं, जैसे कि आप कह दो, हाँ, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ सोशल इनकम, यानी कि सोशल इनकम के डिस्ट्रीब्यूशन में मदद कर दिया, है ना, एक बेस बना दिया। और मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन, भाई जहां बाटा सिस्टम ने पूरी तरह से सेटिस्फाई नहीं कर पाता था, वहां पे आपको मनी ने एक मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन दिया है ना, किस चीज का? मैक्सिमम सेटिस्फैक्शन। भाई अब आदमी को, कंज्यूमर को क्या चाहिए होता है? सेटिस्फैक्शन, है ना। और लिक्विड कैपिटल मेंटेन करने में मदद करी है ना, हेल्प इन मेकिंग लिक्विड कैपिटल, ठीक है। तो ये प्रॉब्लम्स भी मनी ने सॉल्व करके दिया है। तो सबसे पहला हमने बोला प्राइमरी फंक्शन में सबसे पहले क्या आ जाएगा? मीडियम ऑफ एक्सचेंज और मेजर ऑफ वैल्यू। सब, और दूसरा सेकेंडरी फंक्शन में क्या आ जाएगा? भाई ये डिफर्ड पेमेंट यानी कि भविष्य में होने वाली पेमेंट्स के लिए भी मदद करता है, स्टोर करने में मदद करता है, ट्रांसफर कर सकते हैं आप पैसे से। तो दीज आर द सेकेंडरी फंक्शन। 3 सेकेंडरी फंक्शन है, 2 प्राइमरी फंक्शन है। आई होप दैट कि आपको बहुत ही बेस्ट तरीके से ये याद हो जाएगा। अब बात करते हैं आपका द नेक्स्ट टॉपिक, बहुत ही ज्यादा जरूरी और बहुत ही जबरदस्त टॉपिक, मनी सप्लाई। मनी सप्लाई, मनी सप्लाई क्या है स्टूडेंट? मनी सप्लाई है जो भी पैसा पब्लिक के पास है जो भी डिमांड डिपॉजिट्स हैं कमर्शियल बैंक के पास, उनको मनी सप्लाई कहते हैं। यानी कि अगर हम मनी सप्लाई को देखें तो द टोटल स्टॉक, यानी कि वो सारा का सारा स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, यानी कि सारा का सारा पैसा जो भी सर्कुलेशन पे है उसको बोलते हैं मनी सप्लाई। हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये बात का आप ध्यान रखिएगा, बहुत ही ज्यादा जरूरी है। मनी सप्लाई इज स्टॉक कॉन्सेप्ट। ये क्वेश्चन भी काफी बार पूछा जा चुका है। एक चीज और बोल सकते हैं, जो भी पैसा, द स्टॉक और मनी इज हेल्ड बाय पब्लिक इन ए स्टैंडर्ड फॉर्म, वो आपका मनी के अंदर आता है। पर जो कैश बैलेंस है, कैश बैलेंस हेल्ड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट। भाई अगर सेंट्रल गवर्नमेंट के पास अगर कोई पैसा है या फिर सेंट्रल बैंक के पास कोई पैसा है या फिर कमर्शियल बैंक अगर कोई पैसा अपने पास, उसके पास खुद का पैसा है, तो वो मनी सप्लाई का पार्ट नहीं है भाई। आर नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई, आर नॉट द पार्ट ऑफ मनी सप्लाई। तो ये बात आप ध्यान रखेगा। मनी सप्लाई क्या है? मनी सप्लाई वो पैसा है जो पब्लिक के पास और डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के पास, क्योंकि डिमांड डिपॉजिट क्या है भाई? वो भी तो पब्लिक का ही पैसा है। तो एक्चुअली पब्लिक के पास यानी कि सर्कुलेशन के अंदर जो भी पैसा है वो सब मनी सप्लाई है। द स्टॉक या टोटल स्टॉक ऑफ मनी इन सर्कुलेशन, दैट इज मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है? एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है
वो पैसा यानी कि जो सेंट्रल बैंक के पास है, सेंट्रल बैंक का अपना पैसा, सेंट्रल गवर्नमेंट का अपना पैसा, कमर्शियल बैंक का अपना पैसा, तो वो सब चीजें आपका सर्कुलेशन का पार्ट नहीं है, क्योंकि वो सर्कुलेशन में है ही नहीं, तो इसीलिए वो नहीं आएगा आपका मनी सप्लाई के अंदर। अब हम बात करते हैं इसके बहुत ही ज्यादा, बहुत ही जबरदस्त पॉइंट की, वो है आपका मेजर्स। किसकी बात कर रहे हैं अब हम लोग? मेजरमेंट्स। अब हम बात करेंगे मेजर्स का। भाई क्या मेजर्स हैं मनी सप्लाई के? मेजर्स कौन से हैं? मनी सप्लाई मेजर्स इन इंडिया। इंडिया में मनी सप्लाई के क्या मेजर्स? इसके ऊपर क्वेश्चन पूछा जाता है स्टूडेंट्स फॉर 1 मार्क्स। M1 इक्वल्स टू है C प्लस GD प्लस OD, यानी कि M1 में आएगा करेंसी एंड कॉइन एंड पेपर नोट्स, करेंसी, कॉइन या पेपर नोट्स हेल्ड बाय पब्लिक। DD का मतलब है डिमांड डिपॉजिट ऑफ पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। OD का मतलब है अदर डिपॉजिट्स विद RBI। यानी कि इस तरह के 3 चीजों को हम लोग इंक्लूड करते हैं मेजर 1 के अंदर। इसके अंदर मेजर 1 के अंदर, M1 के अंदर। अब स्टूडेंट्स ऐसे ही मेजर 2 होता है, M2। M2 के अंदर क्या आएगा? M2 के अंदर आएगा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स, M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस, सेविंग बैंक। यानी कि पोस्ट ऑफिस के बाद जो सेविंग बैंक होता है उसमें कुछ डिपॉजिट जमा किया, तो वो मेजर 2 में आता है। M3 में क्या आता है? M3 की बात कर लेते हैं। M3 में आता है M1 प्लस नेट टाइम डिपॉजिट, या फिर इसको टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं। नेट टाइम डिपॉजिट या इसको टर्म डिपॉजिट भी कहते हैं, विथ कोई भी बैंक अगर रहेगा ऑफ बैंक। और M4 में क्या आता है? M4 में आता है M3 प्लस ऑल टाइप्स, M3 प्लस ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स, ऑल टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स। किसके पास? विथ पोस्ट ऑफिस। क्योंकि देखो बैंक वाले तो हमने ले लिए ना ऊपर पे M3 में, तो पोस्ट ऑफिस के बाद जो भी आपके किसी भी टाइप के डिपॉजिट्स रहेंगे वो M4 के अंदर रहेंगे। या फिर एक होता है नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट, NSC, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स। तो ये आता है M4 के अंदर। तो बेसिकली अगर आप इसका चार्ट बनाना चाहो तो इस तरह से आप बना सकते हैं, बहुत इजी है। हम यहाँ पे लिखेंगे मनी सप्लाई के मेजर्स कौन से हैं? मनी सप्लाई के मेजर्स हैं 4, M1, M2, M3 और M4। M1 के अंदर क्या आएगा? M1 के अंदर आएगा C प्लस DD प्लस OD। C मतलब है करेंसी हेल्ड बाय पब्लिक, यानी कि जो भी करेंसी पब्लिक के पास है वो C हो गया, है ना, कॉइन हो या पेपर हो। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट, OD मतलब अदर डिपॉजिट्स, ठीक है। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट ऑफ पीपल्स विद द कमर्शियल बैंक, OD मतलब अदर डिपॉजिट्स विद RBI। M2 के अंदर क्या आएगा? M2 के अंदर सिंपल सी बात है, M2 के अंदर M1 आएगा भाई, सबसे पहले तो M2 के अंदर M1 आएगा प्लस सेविंग डिपॉजिट, सेविंग डिपॉजिट विथ
पोस्ट ऑफिस। M3 के अंदर क्या आएगा, M3 के अंदर M1 आएगा भाई, प्लस क्या आएगा, टर्म डिपॉजिट, टर्म डिपॉजिट बैंक के। M4 के अंदर क्या आएगा, M4 के अंदर आएगा M3 प्लस ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट विथ पोस्ट ऑफिस। तो ये था स्टूडेंट्स आपका चैप्टर मनी एंड बैंकिंग का मनी टॉपिक। तो मनी टॉपिक बहुत छोटा सा है और इसके अंदर क्या क्या टॉपिक्स आते हैं आप लोगों को मैंने बता दिया है। पहला आता है आपका मनी। क्या होता है, मनी इज एनीथिंग विच इज जनरली एक्सेप्टेड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू एंड हैज गवर्नमेंट अप्रूवल। क्यों आया भाई, बार्टर सिस्टम की कमियों की वजह से। क्या कमियां थी, लैक ऑफ डबल कॉन्फिडेंस, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू का प्रॉब्लम था, डिफिकल्टी स्टोर था, स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट था। तो ये सारी प्रॉब्लम्स थी, तो उनको पूरा करने के लिए मनी को हम लोग लेके आए बीच में। और दूसरा हमने पढ़ा कि भाई क्या होता है फंक्शंस ऑफ मनी। फंक्शंस ऑफ मनी के अंदर दो तरह के फंक्शंस आते हैं, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी होता है मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मेजर ऑफ वैल्यू, सेकेंडरी है स्टैंडर्ड ऑफ डिफर्ड पेमेंट, स्टोर ऑफ वैल्यू, ट्रांसफर ऑफ वैल्यू। और उसके बाद हमने पढ़ा मनी सप्लाई। मनी सप्लाई क्या है, मनी सप्लाई एक स्टॉक कॉन्सेप्ट है। सबसे पहले तो जो भी पैसा पब्लिक के पास या कमर्शियल बैंक के पास है उसको मनी सप्लाई का पार्ट कहेंगे। जो भी पैसा सर्कुलेशन में है, उसको मनी सप्लाई कहेंगे। और जो पैसा सेंट्रल बैंक के पास या सेंट्रल गवर्नमेंट के पास या कमर्शियल बैंक के पास अपना है, तो उसको हम लोग सप्लाई का पार्ट नहीं कहेंगे। क्या है मेजर्स ऑफ मनी सप्लाई, M1 में आएगा C प्लस DD प्लस OD, M2 में आएगा M1 प्लस सेविंग डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस, M3 में आएगा M1 प्लस नेट टर्म डिपॉजिट और M4 में आएगा M3 प्लस ऑल टाइप ऑफ डिपॉजिट्स विद पोस्ट ऑफिस। तो ये था हमारा पूरा मनी टॉपिक। अब हम अगले वीडियो में लेंगे आपका बैंकिंग टॉपिक। तो तब तक के लिए नमस्कार, मिलते हैं दूसरे वीडियो में। और हाँ, कमेंट करना ना भूलें, अगर आपका कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी इससे रिलेटेड क्वेरीज हैं, तो आप कमेंट में जरूर बताएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।